हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मिज़ू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे डेली की तरह हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही थी जनरल साइंस पे। इससे पहले हमने इसके 6 पार्ट कवर कर दिए हैं, वो आपने वीडियो ज़रूर देखे होंगे। बाकी जम्मू एंड कश्मीर जीके भी हमारी कंप्लीट है, वो भी आपने देख लिए होंगे। ठीक है। बाकी कंप्यूटर सेक्शन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है एमसीक्यूज़ फॉर्म में, वो भी आपने देख लिए होंगे। ठीक है। साइंस के भी बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो मैंने अलग अलग टॉपिक्स के भी लाए थे, वो भी आपने देखे होंगे। बस ये एक रिवीजन सीरीज़ चल रही है, जो JK SSB ने या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके सिलेबस को देख के ये क्वेश्चन लाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखा करें और आप क्या किया करें, एक नोटबुक पेन अपने साथ रखा करें। डेली आप कितने क्वेश्चन ठीक करते हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे होने वाला है। एलपीजी कंसिस्ट ऑफ मेनली मिथेन, इथेन एंड हेक्सेन, या फिर इथेन, हेक्सेन एंड नोनेन, या फिर मिथेन, हेक्सेन एंड नोनेन, या फिर मिथेन, बुटेन एंड प्रोपेन। आपको इसका आंसर बताना था एलपीजी में क्या क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आपने आंसर चूज़ कर लिया होगा प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मिथेन, बुटेन एंड प्रोपेन। ठीक है। मिथेन, बुटेन एंड प्रोपेन, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। आपने यही आंसर चूज़ किया होगा। एलपीजी कंसिस्ट ऑफ मेनली मिथेन, बुटेन एंड प्रोपेन। अब एक बात याद रखना है, एलपीजी की फुल एब्रीवेशंस क्या होती है। देखिए फुल एब्रीवेशन भी पूछी जाती हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। लिक्विफाइड, हमारे पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसकी हमारे पास क्या होती है, फुल एब्रीवेशन होती है। ठीक है। फुल एब्रीवेशन इसकी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये पॉइंट आपने याद रख लेना है। और ये प्राइमरली कंसिस्ट करती है हमारे पास किसको, प्रोपेन को। प्रोपेन का हमारे पास फार्मूला क्या है, C3H8। फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पे बुटेन दूसरे नंबर पे है, और बुटेन का फार्मूला क्या है, C4H10। ठीक है, H10 होते हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये गैसेस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होती हैं, बट कैन बी ईजिली, जो हमारे पास ये क्या हो जाती हैं, लिक्विफाइड हो जाती हैं अंडर मॉडरेट प्रेशर में। या फिर आप कह सकते हैं जो हमारे पास कूल्ड होती हैं फॉर स्टोरेज के लिए एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो आपने ये याद रख लेना है कि जो एलपीजी है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये कंटेन करता है कुछ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स को भी, जैसे प्रोपिलीन की बात करें या फिर बुटेलीन की बात करें। लेकिन आपने इन तीनों को ज़रूर याद रखना है, मिथेन, बुटेन एंड प्रोपेन को। पहला क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 आपके सामने स्क्रीन पे, पोटाशियम परमैंगनेट। यहाँ पे पूछा गया पोटाशियम परमैंगनेट इज़ यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज इट इज़ ए स्टीरिलाइजिंग एजेंट, इट डिजॉल्व्स द इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर, या फिर इट इज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट, या इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपसे पूछा गया पोटाशियम परमैंगनेट के बारे में। ये हमारे पास यूज़ किया जाता है प्योरीफाइंग करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को, क्योंकि बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, क्योंकि ये हमारे पास इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है हमारे पास। कौन सा आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए पोटाशियम परमैंगनेट, जिसे आप कहते हैं KMnO4, ये फार्मूला इसका लिख लेना, कि अब तो आपको ऑप्शन में यही देखने को मिले। ये यूज़ किया जाता है फॉर प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ कंटामिनेंट्स करता है, फिर डिसइंफेक्शन के तौर पर यूज़ होता है, और एलगी कंट्रोल के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, और हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 की बात करते हैं। डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो डेसिबल है ये किसका यूनिट है, स्पीड ऑफ लाइट का है, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी का है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का है, या फिर इंटेंसिटी ऑफ हीट का है। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है डेसिबल के बारे में, तो बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो डियर एस्पिरेंट्स, आपने इस क्वेश्चन का आंसर चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डेसिबल, जो हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर, जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं डेसिबल की, इसको डिनोट किया जाता है DB से, ये भी आपने याद रखना है। ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है
जो यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड को। ये एक हमारे पास लॉगरिथमिक यूनिट होता है जो क्वांटिफाइज करता है रेशो बिटवीन टू वैल्यूज़ ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, ठीक है। और ये आपने इसके बारे में पॉइंट्स याद रखने हैं। और डेसिबल्स जो होता है ये कॉमनली यूज़ किया जाता है इन वेरियस फील्ड्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, कम्युनिकेशंस की बात करें, टू मेजर करने के लिए साउंड लेवल्स को, सिग्नल स्ट्रेंथ को एंड अदर क्वांटिटीज़ को। इतना समझ आया? चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164 आपसे पूछा गया फैथोम इज़ द यूनिट ऑफ। अब ये फैथोम किसका यूनिट है जल्दी से बता दें। फैथोम इज़ यूनिट ऑफ, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है साउंड, डेप्थ, फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस। देखें अगर हम फैथम की बात करते हैं तो ये हमारे पास इसका आंसर होने वाला है डेप्थ, ठीक है। डेप्थ इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। जब हम बात करते हैं फैथम की, फैथम एक यूनिट ऑफ लेंथ है जो यूज़ किया जाता है प्राइमरली इन न्यूटिकल कंटेक्स में टू मेजर करने के लिए डेप्थ ऑफ वाटर को। क्या कहा यहाँ पे? डेप्थ ऑफ वाटर, ये आपने याद रख लेना है। और ये टर्म जो है ये यूज़ की जाती है इन मैरी टाइम नेविगेशन में एंड फिशरीज़ में टू डिस्क्राइब करने के लिए वाटर डेप्थ को एंड टू मेजर करने के लिए लेंथ्स ऑफ रोप्स और केबल्स को। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आप भूलना नहीं चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लें, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऊपर के दो क्वेश्चन जो डिस्कस किए वो भी इंपॉर्टेंट थे। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ ये नोट कर लिया करें। देखना जब आपकी 500 MCQ सीरीज ये साइंस की कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपकी साइंस में कितना अच्छा इजाफा हो जाएगा। जिसको साइंस बिल्कुल भी नहीं आती वो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से सीख के जाने वाला है, ठीक है, हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 160 यहाँ पे 5 की। क्वेश्चन नंबर 165 पूछा गया विच रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट हैज़ रिसेंटली ड्रॉन टू पब्लिक ड्यू टू इट्स अक्यूरेंस इन द बिल्डिंग मटेरियल। ऑप्शन है थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम, रेडॉन। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा डियर एस्पिरेंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए थोरियम। जब हम थोरियम की बात करते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। थोरियम की बात करते हैं तो ये एक रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट है जो रिसेंटली ड्रॉन किया गया पब्लिक में ड्यू टू इट्स एक्यूरेंस इन द बिल्डिंग मटेरियल। थोरियम क्या है? एक केमिकल एलिमेंट है विद सिंबल इसका TH होता है, ये भी आपने याद रखना है। और एटॉमिक नंबर इसका 90 है। क्या है? एटॉमिक नंबर इसका 90 है। और ये एक नेचुरली अकरिंग स्लाइटली रेडियो एक्टिव मेटल है दैट इज़ पार्ट ऑफ द एक्टिनाइड सीरीज़ का ये एक पार्ट है। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, उसमें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जिसने भी साइंस रखी होगी उसको पता होगा अच्छे से। आप देखें अगर इसके की पॉइंट्स की बात करें तो अबंडेंस, थोरियम इज़ मोर अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट देन यूरेनियम, ठीक है। और ये इसकी जो हमारे पास पोटेंशली ये बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी में जो है थोरियम जो है वो वीकली रेडियो एक्टिव है और डिके वेरी स्लो होता है इसका, और ये आपने याद रखना है। और न्यूक्लियर जो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। थोरियम कैन बी यूज एज ए न्यूक्लियर फ्यूल इन ए थोरियम जो हमारे पास फ्यूल साइकिल होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके याद रखने हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हेल्प करेंगे। 166 क्वेश्चन नंबर पूछा गया अजून होल रेफर्स टू। ऑप्शन है होल इन अजून लेयर, या फिर डिक्रीज इन द अजून लेयर इन ट्रोपोस्फेयर, या फिर डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ अजून लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर, या फिर ऑप्शन डी पूछा गया इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ अजून लेयर इन द ट्रोपोस्फेयर। आपको अजून होल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपने आंसर चूज़ किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या होने वाला है? डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ अजून लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपने इसके बारे में याद रखना है। अजून होल के बारे में आप गलती नहीं करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अजून होल रेफर्स टू डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ अजून लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अजून लेयर क्या होता है हमारे पास? अजून लेयर की बात करें हम तो यहाँ पे एक रीजन होता है स्ट्रेटोस्फेयर में जो कंटेनिंग करता है रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन ऑफ अजून। क्या अजून का फार्मूला क्या है? O3 मॉलिक्यूल्स। और ये ऑब्जर्व करता है सबसे ज़्यादा क्या किसको? मोस्ट ऑफ द सन हार्मफुल जो यूवी का मीनिंग होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो प्रोटेक्टिंग करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अर्थ पे, ठीक है। काजेज इसके मैंने आपको बहुत बार पढ़ाए हुए हैं। और अजून होल जो है प्राइमरली काज बाय ह्यूमन मेड केमिकल की वजह से होता है जिससे आप कहते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, ठीक है। क्या कहते हैं आप इसे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और एनहेलोन्स विच वर कॉमनली यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन में जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, या एयर कंडीशनिंग में, या फोम में, या ब्लोइंग में, या फिर एरोसल जो हमारे पास प्रोपेलेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आप इसको याद रख लेना। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको भूल नहीं सकते। अजून का जो हमारे पास मेजरमेंट यूनिट है डॉप्सन यूनिट कहते हैं, वो भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 167 की। क्वेश्चन नंबर 167 पूछा गया आपसे मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। आपसे पूछा गया मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसे क्या कहते हैं। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 167। तो प्यारे दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन का आंसर चूज़ कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 167 का। इसका आंसर होने वाला है हमारे पास यहाँ पे, बहुत ही सिंपल था। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद रखना, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी यूजली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसे हमारे पास जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है मूविंग सब्सटेंस को फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन से टू द एरिया ऑफ, जो हम कह सकते हैं हमारे पास हायर कंसंट्रेशन, विच इज़ अगेंस्ट द नेचुरल डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है। इसका जो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसके मैकेनिज्म क्या क्या है? प्रोटीन को पंप करना, मैंने क्या कहा? प्रोटीन को पंप करना। ओके, इंडोसाइटोसिस में इसका काम है। इंडोसाइटोसिस क्या होता है? इंडोसाइटोसिस की बात करें अगर हम, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द सेल मेम्ब्रेन इनगुल्फिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल टू ब्रिंग इट इनटू द सेल। ऐसा प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है सेल मेम्ब्रेन में, जो इनगुल्फ करता है। इनगुल्फ क्या होता है? अंदर लेना। एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी हमारे पास मटेरियल होता है उसको कहाँ पे ले जाना? सेल में। फिर एक एक्सोसाइटोसिस भी होता है, उसमें ऐसा होता है हमारे पास, उसमें भी इसका रोल है, इन्वॉल्व करता है वेसिकल फ्यूजिंग विद द सेल मेम्ब्रेन टू रिलीज देयर कंटेंट आउटसाइड द सेल। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है आउटसाइड द सेल रिलीज करना कंटेंट को, और इंडोसाइटोसिस का होता है जो है एक्स्ट्रा सेलुलर जो हमारे पास मटेरियल है उसको सेल के अंदर लाना। तो ये पॉइंट इसके बारे में याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 168, फोटोसिंथेसिस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। फोटोसिंथेसिस जनरली टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट? फोटोसिंथेसिस कहाँ पे टेक प्लेस करती है? लीफ एंड अदर क्लोरोप्लास्ट में, बीरिंग पार्ट्स में, या फिर स्टेम एंड लीव में, या फिर रूट एंड क्लोरोप्लास्ट बीरिंग पार्ट्स में, या फिर बार्क एंड लीफ में? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दें, बहुत बार ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे लीफ एंड अदर क्लोरोप्लास्ट बीरिंग प्लांट्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 169 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 पूछा गया, प्लांट सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम स्टार्च, शुगर, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। जो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन, ये कहाँ से करते हैं? आपको इसका आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा, प्लांट सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम, हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है अमीनो एसिड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, प्लांट सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स, तो ये हमारे पास प्लांट सिंथेसाइज जो करते हैं अमीनो एसिड से, क्योंकि विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स का। ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है सेवरल की स्टेप्स। इसमें सबसे पहले तो आपको फोटोसिंथेसिस का पता होना चाहिए, यानी प्लांट प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज और अदर कार्बोहाइड्रेट्स किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और जो प्रोवाइड करता है इसको एनर्जी एंड कार्बन स्केलेटन्स नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। उसके बाद नाइट्रोजन अपटेक एंड एसिमिलेशन में इसका एक नेक्स्ट स्टेप है वो होता है। फिर हमारे पास अमीनो एसिड की सिंथेसिस होती है, और फिर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है। प्लांट जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स दैट आर फॉर्म्ड यूजिंग, जो किस तरह से बनते हैं? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आटम को, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के, फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल न्यूट्रिएंट्स से ये लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और नाइट्रोजन ये हमारे पास सॉइल न्यूट्रिएंट्स से होते हैं। तो आपने याद रखना है, प्लांट जो है वो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन कहाँ से? अमीनो एसिड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपने याद रखना है, जो फॉर्म बनते हैं यूजिंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपने इसका आंसर याद रखना है। 170 की बात करते हैं, प्लांट्स ऑब्जर्व डिजॉल्व नाइट्रेट्स फ्रॉम सॉइल एंड कन्वर्ट देम इनटू फ्री नाइट्रोजन, यूरिया, अमोनिया, प्रोटीन। के प्लांट्स जो है वो ऑब्जर्व करते हैं डिजॉल्व नाइट्रेट्स को साइल से, और फिर कन्वर्ट कर देते हैं उसको किस में? इसका आंसर आपने बताना था। जल्दी से बता दें इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है प्लांट ऑब्जर्व डिजॉल्व नाइट्रेट्स फ्रॉम साइल एंड कन्वर्ट देम इनटू फ्री नाइट्रोजन। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं नाइट्रोजन में ये हमारे पास कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 171 की बात करते हैं, प्लांट्स दैट ग्रो इन सैलाइन वाटर आर कॉल्ड। कि प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो सैलाइन वाटर में हमारे पास ग्रो करते हैं उनको क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स कहा जाता है, हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, मीजोफाइट्स कहा जाता है, थैलोफाइट्स कहा जाता है। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप सब ने इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर लिया होगा, क्या होने वाला है? प्लांट्स दैट ग्रो इन सलाइन वाटर आर कॉल्ड, इन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, दीज प्लांट्स हैव अडेप्टेड टू थ्राइव इन एनवायरनमेंट, जहाँ पे क्या होता है हमारे पास हाई साल्ट कंसनट्रेशन होती है, जहाँ पे हाई क्या होती है? साल्ट कंसनट्रेशन होती है। जैसे हम बात कर सकते हैं साल्ट मार्शेस की, मैंग्रोव्स की, कोस्टल रीजन हो गया वहाँ पे, एंड सलाइन सॉइल्स की। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 172, क्वेश्चन नंबर 172 पूछा गया आपसे, पायरोहिया इज ए डिजीज़ ऑफ द नोज, गम्स, हार्ट, लंग्स। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, और JKAAS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है।
और हर एक मेडिकल एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपसे पूछा गया पायरोहिया किसकी डिज़ीज़ है, बताएं ज़रा। पायरोहिया जो हमारे पास ये किसकी डिज़ीज़ है, आपसे सिंपल ये पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बता दें इसका आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर बी, गम्स। ठीक है, पायरोहिया की बात करें तो ये हमारे पास गम से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। ये हमारे पास नॉन एज गम डिजीज़, ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है दैट अफेक्ट्स द टिश्यूज सराउंडिंग एंड सपोर्टिंग द टीथ। ठीक है, इट इज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया, ये किससे काज होती है, बैक्टीरिया के थ्रू काज्ड होती है, जो फाउंड पाया जाता है डेंटल प्लेक्यू में। ठीक है, एक स्टिक की फिल्म होती है दैट फॉर्म्स ऑन टीथ। इफ़ नॉट रिमूव थ्रू पेपर ओरल हाइजीन प्रैक्टिस, अगर आप इसे रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हम ब्रशिंग नहीं करेंगे, फ्लोसिंग नहीं करेंगे, तो प्लेक्यू कैन हार्डन इनटू टार्टर में वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। फिर लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स, फिर उससे क्या हो जाएगा, आपसे यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आपको ये हमारे पास इस तरह से ये डिज़ीज़ हो जाती है। तो ये आप अपने याद रख लेना। इसके सिम्टम भी होते हैं जैसे स्वेलन हो जाना, रेड हो जाना, या फिर ब्लीडिंग गम्स का होना। ठीक है, बैड ब्रेथ होना, या फिर लूज टीथ हो जाना। ठीक है, तो ये चेंज इन द बाइट पैटर्न में चेंज आ जाना, तो ये कुछ इसके सिम्टम भी हैं। पायरोहिया डिजीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 173 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 पूछा गया आपसे, प्रोथ्रोम्बिन विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज रिलीज बाई। अब ये आपसे पूछा गया कि जो प्रोथ्रोम्बिन है ये हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, ये कौन रिलीज़ करता है, लिम्फोसाइट्स करते हैं, एरिथ्रोसाइट्स करते हैं, मोनोसाइट्स करते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स करते हैं। आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताना था, जल्दी से बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर डी, ब्लड प्लेटलेट्स। प्रोथ्रोम्बिन क्या है हमारे पास, प्रोथ्रोम्बिन जो होती है ये एक प्रोटीन होती है इन द ब्लड में, जो एक प्ले करती है क्रूशियल रोल ब्लड क्लॉटिंग में। किस में, ब्लड क्लॉटिंग में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और इसे आप एक और नाम से जानते हैं, कोएगुलेशन के नाम से। ये भी आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, लीवर्स में, एंड सर्कुलेट होती रहती है ब्लड स्ट्रीम में एक इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, जब ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाते हैं तो ए सीरीज ऑफ कम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग करती हैं वेरियस क्लोटिंग फैक्टर्स को, जिसमें आप इंक्लूडिंग करते हैं प्रोथम्बिन को भी। और ये ट्रिगर्ड होती है टू फॉर्म ए ब्लड क्लॉट और विच हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग। और ये अपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 174 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मोस्ट ऑफ द रेड, ब्लू एंड पर्पल कलर्स ऑफ प्लांट्स आर ड्यू टू ए पिगमेंट कॉल्ड। ज़्यादातर जो रेड, ब्लू और पर्पल कलर होते हैं प्लांट के, इसकी किसकी वजह से होते हैं, एंथोसायानिन की वजह से होते हैं, कैरोटीन की वजह से होते हैं, क्लोरोफिल की वजह से होते हैं, या फिर जेंथो हमारे पास फिल्स की वजह से होते हैं। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है, यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एंथोसायानिन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेड, ब्लू एंड पर्पल कलर्स ऑफ प्लांट्स आर ड्यू टू पिगमेंट्स कॉल्ड एंथोसायानिन। एंथोसायानिन जो है ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये क्लास है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स की, जो रिस्पॉन्सिबल है रेड, पर्पल, ब्लू एंड ब्लैक कलर्स, जो फाउंड होते हैं किस में, पाए जाते हैं फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, और फिर हमारे पास हम कह सकते हैं फ्लावर्स में एंड लीव्स में। और ये बिलोंग करते हैं टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स में कंपाउंड, जिसे आप फ्लेवोनोइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175, प्लांट्स डेवलपिंग इन ड्राई कंडीशंस आर कॉल्ड। कि ऐसे प्लांट्स जो ड्राई कंडीशंस में डेवलप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स, लिथोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स। बताएं ज़रा, ऐसे प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन में हमारे पास उगते हैं या ग्रो करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है हमारे पास जीरोफाइट्स। क्या है, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स के बारे में आपने याद रखना है। जीरोफाइट्स जो होते हैं ये हमारे पास ड्राई कंडीशन में हमारे पास होते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। जीरोफाइट प्लांट्स जो होते हैं ये अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एरिड या फिर सेमी एरिड इन्वायरमेंट में ही हमारे पास अडेप्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी होती है। दीज प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल अडेप्शन टू कंजर्व वाटर एंड थ्राइव इन ड्राई कंडीशंस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ कॉमन अडेप्शन जो हैं जीरोफिटिक प्लांट्स की या जीरोफाइट्स की, उसमें क्या हो जाता है, रिड्यूस लीफ सरफेस एरिया होता है इनका। ठीक है, थिक क्यूटाइल होता है। क्यूटाइल क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ द लीव्स को हम क्यूटाइल कहते हैं। आउटर लेयर जो होती है लीव की उसे हम क्यूटाइल कहते हैं। और ये थिकर होती है जीरोफाइट्स में, और ये मदद करती है इनको किस में, रिड्यूस करने में वाटर लॉस को थ्रू एवापोरेशन। संकन स्टोमेटा होता है। सम जीरोफाइट्स की बात करें उनका स्टोमेटा होता है, यानी टिनी पोर्स ऑन द लीव्स ऑफ सरफेस, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। जो लीव के ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। और इसमें संकन स्टोमेटा होता है, दैट आर संकन इन टू पिट्स और कैविटीज़ में ये संकन होता है। और ये रिड्यूस करता है वाटर लॉस को बाई क्रिएटिंग करने से, क्या करने से, एक मोर ह्यूमिड
माइक्रो जो हमारे पास इन्वायरमेंट अराउंड द स्टोमेटा, ठीक है। सकुलेंट टिश्यू होते हैं इनके, ये भी आपने याद रखना है, और डीप रूट सिस्टम होता है इनका, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Our skin when exposed to excess sunlight becomes dark. This is because of our skin pigment called फ्लेवोजेंथिन, मेलानिन, कैरोटीन या फिर जेंथोफिल। आपसे पूछा गया हमारी जो स्किन है जब ये एक्सपोज हो जाती है एक्सेस सनलाइट में तो ये डार्क हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ अवर स्किन पिगमेंट कॉल्ड, क्या कहलाती है? तो आपने इसका आंसर बताना था, जल्दी से बता दें इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन। मेलानिन की बात करें तो मेलानिन क्या होता है हमारे पास? मेलानिन एक पिगमेंट होती है जो प्रोड्यूस की जाती है स्पेशलाइज्ड सेल से, जिसे आप मिलेनोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलेनोसाइट्स। ओके, विच आर फाउंड इन द, जो किस में पाए जाते हैं? स्किन में, हेयर में, आइज़ में, और हमारे पास एंड सर्टन पार्ट्स ऑफ ब्रेन में। तो ये आपने याद रखना है। इट्स सर्व सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द बॉडी, जैसे प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेडिएशन से बचाती है, डिटरमाइनिंग करती है स्किन कलर को, हेयर एंड आई कलर को, और फिर न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस में भी इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन है, तो ये आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 पूछा गया, प्लांट बेंड टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट ऑन अकाउंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर नोन एज। ऑप्शन है यहाँ पे जियोट्रोपिज्म या फिर थिग्मोट्रोपिज्म या फिर कीमोट्रोपिज्म या फिर फोटोट्रोपिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है डियर एस्पिरेंट्स? 177 का। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म इसका राइट आंसर है। प्लांट बेंड्स टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट ऑन अकाउंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, इन्हें हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म जो है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फोटोट्रोपिज्म के बारे में आपने याद रखना है कि ये प्लांट रिस्पॉन्स होता है टू लाइट बाय ग्रोइंग टुवर्ड और अवे फ्रॉम इट। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है इंपॉर्टेंट होगा, दिस डायरेक्शनल ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज क्रूशियल फॉर प्लांट। ये क्रूशियल होती है प्लांट के लिए, किस लिए? टू ऑप्टिमाइज करने के लिए देयर एक्सपोजर टू लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो ज़रूरी है किसके लिए? ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए। तो इतना आपने इसके लिए याद रखना है। फिर आपसे पूछा गया मोस्ट कॉमन डिजीज़ ऑफ पोल्ट्री इन इंडिया इज, जो पोल्ट्री फॉर्म की यहाँ पे डिजीज़ कौन सी है? फॉल पॉक्स, टिक फीवर, रेनिकेट या फिर कोरिजा। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मोस्ट कॉमन डिजीज़ ऑफ पोल्ट्री इन इंडिया इज, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रेनकेट इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 179 की बात करते हैं। देखिए 179 पे जाने से पहले अगर आप फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने हमारी मॉक टेस्ट सीरीज अभी नहीं लिए हुए तो आप ले सकते हैं, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे और इनकी प्राइस बहुत ही जेन्युइन है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, आप इनको अवेल कर सकते हैं। आपने 8492886188 पर हमें मैसेज करना है और आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे। इसमें टोटल आपको 6 फुल लेंथ और हमारे पास 20 सेक्शन मॉक टेस्ट होंगे जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना देंगे। आपका एग्ज़ाम पास है और आपको टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि टेस्ट से आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पहुँची है और कैसी चल रही है। बाकी ये जो हमारे पास लेक्चर सीरीज़ है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम आपका सिलेबस जो है बाकी वाले सिलेबस भी माइंड में रख के ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए अब 179 क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन पूछा गया है ऑक्सीजन इन अवर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ए प्रोटीन नेम्ड हीमोग्लोबिन, केराटिन, कोलेजन, मायोग्लोबिन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बताएं ज़रा ऑक्सीजन इन अवर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ए प्रोटीन, उसे क्या कहते हैं हम? जल्दी से बता दें इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ऑक्सीजन इन अवर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ए प्रोटीन नेम्ड हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन की बात करें, ये एक प्रोटीन है जो पाई जाती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। किसके अंदर? रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ठीक है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल होती है कैरिंग करने के लिए ऑक्सीजन को। किसको कैरी करने के लिए? ऑक्सीजन को। फ्रॉम किससे? लंग्स से टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू में एंड आर्गन्स में, एंड फॉर ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को फिर क्या करती है, ये बैक टू द लंग्स में ले जाती है फॉर एक्सहेलेशन के लिए। ठीक है, तो ये क्रिटिकल कंपोनेंट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का जो प्ले करता है एक वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ऑक्सीजन होम्योस्टैसिस इन द बॉडी। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 180, पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड, कि जो पॉलिनेशन विंड के थ्रू होती है वो क्या कहलाती है? एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली, एंटीमोफिली। बताएं ज़रा पॉलिनेशन बाय विंड उसे हम क्या कहते हैं?
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए एनीमोफिली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनीमोफिली। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। बहुत सारी टाइप्स होती हैं हमारे पास इसकी, तो ये भी आपने याद रखें। देखिए पॉलिनेशन एक्चुअल में क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है, उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये हुआ, सेल्फ का मतलब होता है खुद से। पॉलिनेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जब एक ही सेम फ्लावर के ऊपर हमारे पास क्या होगा, ट्रांसफर्ड होगा एंथर का ट्रांसफर होना स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर पे या एन अदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट का ही होना चाहिए, उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर से, जब वो क्या करेगा टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑन ए डिफरेंट ऑफ द सेम स्पीशीज पे जाएगा, उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। एक विंड पॉलिनेशन है, पॉलिन जो कैरी आउट फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर बाय द विंड से हम जब कहते हैं कि ये हमारे पास होता है, उसे हम विंड के थ्रू कहते हैं। तो हमारे पास इसे एनिमोफिली भी कहते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेशन भी होती है, जैसे बीज हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, बीटल्स हो गए, तो ये अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय नेक्टर, ये उसका नेक्टर जो है वो हमारे पास लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है। बर्ड पॉलिनेशन भी होती है, बैट पॉलिनेशन भी होती है, वाटर पॉलिनेशन भी होती है, एनिमल असिस्टेड पॉलिनेशन भी होती है। बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी, तो ये आपने याद रखनी है, लेकिन खास करके ये आपने याद रखना है जो मैंने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा आज का? होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।